बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं मंत्र। इस मंत्र के लेखक है प्रेमचंद जी। इस मंत्र के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी इस मंत्र के माध्यम से एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की सोच को प्रदर्शित करते हैं। जो उच्च वर्ग क्या निम्न वर्ग के विषय में सोचते हैं और निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के विषय में क्या सोचते हैं, उसी से संबंधित एक कहानी है जिसका नाम है मंत्र। तो आप लोग आगे देखें। इस मंत्र में जब मित्रों ने ठाका लगाते हुए कहा कि अगर इनको सांप दिखाना होता तो अवश्य दिखाते, लेकिन ये कहने की बात है, ये दिखाना नहीं चाहते। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। उसके बाद जब कैलाश ने मृणालिनी को झपकी हुई निगाह देखा, अर्थात शर्म से झुकी हुई निगाह को देखा, तो उसको समझ में आ गया कि मैं सांप दिखाने से जो इनकार किया था, इससे इसको बहुत बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। जब ही प्रतिभोज अर्थात भोजन का कार्यक्रम समाप्त हुआ और अब गाना शुरू होने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो मृणालिनी और अन्य मित्रों को वो कैलाश जो है अपने जहाँ सांप का दरबा था बनाया था, जहाँ सांपों को रखा था, वहाँ ले जाकर अपना बीन बजाने लगा। एक खाना खोलकर एक सांप को निकालने लगा और एक खाना खोलते हुए दरबे का एक खाना खोलता था, एक अलग किस्म के सांपों को दिखाने लगा और बीन को बजाने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि कीड़े उसकी एक बात, उसके मन का एक भाव समझते हैं। जैसे जैसे वो उनको पकड़ता था, उनको दिखाता था, वे उसके बीन के अनुसार अपनी कर्तव्य दिखाते थे। ऐसा लगता था कि प्रत्येक सांप उसके हाव भाव को समझ रहे हैं। किसी को उठा लिया कि किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से देखा दो। किसी को हाथ में उठा लिया करता था, किसी को गर्दन में डाल देता था, किसी को हाथ में लपेट लेता था। मृणालिनी यह सब देख करके कैलाश को कही कि कृपया तुम सांपों को गर्दन में मत डालो, बस ज़रा नचा दो, बस ज़रा दूर से ही बीन से बजाकर उसको नचा कर दिखा दो। कैलाश की गर्दन में सांप को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ में ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सदर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका के दांत तोड़ डाले होंगे। मृणालिनी पछता रही थी, कहाँ इसको कैलाश को कह दिए कि सांप दिखा दो, क्योंकि वो कैलाश अपना सांप दिखाने के कर्तव्य को दिखाता जा रहा था और मृणालिनी की बात को अनसुना करता जा रहा था। उसी प्रकार तभी बीच में एक मित्र ने ये कहा कि सांप के दांत को तोड़ दिए होंगे, इसीलिए ये बिना डर के, बिना हिचक के यह सांपों को ऐसे पकड़ रहा है और अपने शरीर पर रख रहा है। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए। इसके कांटे का मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ना तो मदारियों का काम है।
मैंने किसी का दांत नहीं तोड़े हैं, कहिए तो दिखा दूँ। यह कहकर वह काला सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा कोई और जहरीला सांप नहीं है। यह अगर किसी आदमी को काट ले तो वह एक पल में ही वह मर जाएगा। इसके काटे का मंत्र भी नहीं है। इसके दांत कहो तो दिखा दूँ। मृणालिनी ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पकड़ती हूँ। मृणालिनी ने कहा, नहीं कैलाश, इस काले सांप को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, इसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर को पकड़ रही हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। तब तक एक दूसरा मित्र कहता, मुझे विश्वास नहीं है कि इसके दांत नहीं तोड़े हैं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं मान ले रहा हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए, दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुँचेगी तो वह उसे हरगिज न काटेगा। कैलाश ने कहा, नहीं साहब, आप आँख से देखेंगे तब तो मान सकते हैं, क्योंकि सांप बहुत समझदार होते हैं। अगर सांप को किसी मानव से या मनुष्य से हानि नहीं होगी तो वह किसी को काटते नहीं हैं। अगर सांप यह समझ जाए इस व्यक्ति से मुझे हानि नहीं पहुंच सकती है तो वो कभी काटता नहीं है। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, मैंने देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। जब मृणालिनी ने यह देखा कि कैलाश अब मानने वाला नहीं है, हर बात का तोड़ निकालता जा रहा है, अब वह सांप का मुंह खोलने जा रहा है। मृणालिनी ने कहा, देखो भाई, अब हम लोगों ने सांप बहुत देख लिया, अब चलो गाना प्रारंभ हो गया है, अब मैं भी सुनाऊंगी, इसलिए अब यहाँ से चला जाए। मृणालिनी यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मृणालिनी ने कहा, चलो अब चलते हैं। यह कहकर कैलाश का कंधा पकड़कर इशारा किया और कमरे से बाहर चली गई। कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहते हैं, तो वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने सभी का शंका समाधान करने के लिए सांप के गर्दन को जोरों से पकड़ा और जोरों से पकड़कर उसे दबाया, और जिससे सांप का मुंह लाल हो गया और उसकी शरीर की नसें तन गई। अब सांप को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह मुझसे क्या कराना चाहते हैं। अर्थात सांप को यह भ्रम हुआ कि आज तक ऐसा व्यवहार इसने नहीं किया, लग रहा है यह मुझे मार डालना चाहता है। इसलिए सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। कैलाश उस सांप का मुंह खोलकर उसके जहरीले दांत को दिखाते हुए कहा, जिन सज्जन को अगर शक है इस सांप को विष वाले दांत को देख लें। विश्वास या भी कुछ शक है, फिर आकर देख लें कि उनको विश्वास आया कि अब भी कोई शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। जब मित्र आए उसके दांत को देखे तो चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहाँ, क्योंकि जब प्रत्यक्ष दिख रहा है तो संदेह का स्थान ही वहाँ नहीं होता है, क्योंकि जब आंखों से हम देख लेते हैं तो वहाँ संदेह नाम की चीज़ समाप्त हो जाती है। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने
सांप की गर्दन ढीली कर दी। उससे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। उसके बाद कैलाश अपनी पकड़ ढीली की और सांप के नीचे रखना चाहा। सांप की गर्दन जब ढीली हुई तो उसने आत्मरक्षा के लिए कैलाश के अंगुली पर काटा और काटने के बाद तीव्र गति से वहाँ से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहीं मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीस कर लगा देने पर घातक विष भी रफू हो जाता है। उसके बाद कैलाश के जिस अंगुली पर सांप काटा था वहाँ से खून टपक रहा था। कैलाश उस अंगुली को पकड़कर दबा ली और तीव्र गति से अपने कमरे की ओर दौड़ा और दराज में रखी हुई जड़ी थी उसे पीस कर लगा देने से विष भी रफू हो जाता है। इस प्रकार वह जड़ी लेने के लिए अपने घर के तरफ, अपने कमरे की तरफ दौड़ा। मित्रों में हलचल बढ़ गई। वह महफिल में भी खबर हुई कि डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन अंगुली की जड़ कसकर बांधी गई, जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह अंगुली का डसा भाग नसर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पूछने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब तो जड़ी के विषय में कुछ नहीं जानते थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे चाकू से इसकी अंगुली को काट दिया जाए, मगर कैलाश जड़ी बूटी पर विश्वास रखता था। मृणालिनी उस समय पियानो पर बैठी हुई थी। जब उसके कानों में आवाज़ आई कि कैलाश को काले सांप ने काट लिया है, तो वहाँ से दौड़ती भागती आई और कैलाश के अंगुली से जहाँ सांप काटा था वहाँ से जो खून टपक रहे थे उसे रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी। उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका और फर्श पर बैठ गया। जब तक जड़ी पीसी जा रही थी उसी समय लगभग 1 मिनट बीत चुका था। 1 मिनट के बाद कैलाश की आंखें बंद होने लगी, यानी उसकी आंखों पर पर्दा पड़ने लगा। ओठ पीले पड़ने लगे, यहाँ तक कि वह फर्श पर खड़ा न रह सका और फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। उसके बाद सारे मेहमान क्या हुए? कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। सभी लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। कोई ये कह रहा था कि सांप को आज नहीं दिखाना चाहिए था। कोई ये कह रहा था सांप को दिखाना तो ठीक था, उसके दांत को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। ये सब बातें हो रही थी। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। इसी में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उस जड़ी की लेप को उसके सांप के काटे हुए उंगली पर लगाई। तब तक 1 मिनट और बीत चुका था। तब तक कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह बैठ न सका और उसी फर्श पर लेट गया और हाथों से पंखा झलने का इशारा किया और उसके बाद हाथों से इशारा किया कि मुझे पंखा झेला जाए, मुझे मेरे शरीर पर हवा दी जाए। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दी। तत्काल उसकी माँ ने यानी मिसेज चड्ढा ने दौड़कर अपने पुत्र की सर को अपने गोद में रख ली और टेबल फैन चला दी। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है?
कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। डॉक्टर साहब झुक करके कुछ कैलाश से पूछ रहे थे कि कैलाश तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया मगर कुछ बोल न सका। तब मृणालिनी ने करुण स्वर में, दुखी स्वर में बोली, डॉक्टर साहब, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा। डॉक्टर साहब अपना हाथ से अपने सिर को पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं कैलाश की बातों में आ गया। न तो चाकू से उसके अंगुली को काट दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। आधा घंटा बीत चुका था, यानी कैलाश की तबीयत प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें पथरा गई, अर्थात आंखों पर पर्दा पड़ गया, हाथ पांव उसके ठंडे पड़ गए और यहाँ तक कि मुख की कांति मलिन होती चली गई, अर्थात चेहरा उसका पीला पड़ने लगा। नाड़ी का भी पता नहीं, अर्थात नाड़ी चलनी बंद हो गई, अर्थात मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम सा मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्र ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन में मार लेती। घर में चारों तरफ कोहराम मच गया, अर्थात रोने चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि मृणालिनी अपने सिर को पीटने लगी। उसकी माँ, कैलाश की माँ मिसेज चड्ढा, पछाड़े खाकर नीचे फर्श पर गिर कर रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो उस चाकू से अपने गर्दन पर मार लिए होते। ये स्थिति आ गई थी, अर्थात चारों तरफ कोलाहल मची हुई थी। सबको रोने पीटने की आवाज़ सभी लोग रोने पीटने की आवाज़ सुन रहे थे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र जानने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। किसी महाशय ने कहा, किसी अगर सांप का मंत्र अगर कोई जानता है तो अगर इसको झाड़ फूंक देगा तो ये कैलाश बच सकता है। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। एक मुसलमान ने उस सज्जन की बातों को समर्थन करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे देखा गया है कि कब्र में ले जाया गया व्यक्ति भी जिंदा हो गया है। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसकी आ गया नश्तर लगा देता तो एक नौबत क्यों आती। बार बार समझाता कि बेटा सांप न पालो मगनता। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल ही पथरा गई थी, अगर इसकी उंगली काट दिए होते तो ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, ये बहुत विषैले होते हैं, ये किसी के हित नहीं करते, मगर कौन सुनता। बुलाए किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाएं, मेरा सब कुछ ले लें, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। उसके बाद डॉक्टर चड्ढा कहते हैं, किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाइए, मेरा सब कुछ वो ले ले, उसको दे दीजिए, मेरी ज़मीन जायदाद सब उसको दे दीजिए, मैं केवल एक कपड़े में बाहर निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश जिंदा बच जाए। ईश्वर के लिए आप लोग किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उससे बुलाए मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था
वह हो चुका। एक महाशय किसी झाड़ने वाले से परिचित था। वह दौड़ते गए उस झाड़ने वाले सांप के मंत्र को जानने वाले को बुला कर लाए। उसने कैलाश के चेहरे को देखा और कहा कि अब हमारे बस की यह नहीं है, अब तो हे सरकार, अब जो होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वो हो चुका। चड्ढा कहते हैं, अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहते जो कुछ नहीं होना था वो हो चुका, तुम ये कह रहे हो जो कुछ होना था हो चुका। वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सहारा कहाँ देखा। मिलाने की कामना तरु का पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद के स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद के बाहर लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। फिर आगे यह कह रहे हैं कि वह कहाँ हुआ। माँ ने बेटे का सहारा कहाँ पाया। मृणालिनी की कामना था कि कैलाश के साथ शादी विवाह रचाऊंगी और उसके साथ सुखमय जीवन व्यतीत करूंगी। ये क्या हुआ, कहाँ पूरा हुआ। जीवन के नृत्य तारिका मंडित सागर में आमोद के बाहर लूटते ही उसकी नौका जल में डूब गई। अर्थात वह जीवन के संगिनी न बन सकी। अर्थात वो अभी जीवन रूपी नैया पर नहीं बैठी थी कि कहीं उसकी जीवन रूपी नैया ही डूब गई। ये सब जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की बात प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ एक करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी थी, वही संगीत की बात प्रकृति निःशब्द संगीत की बात, वही प्रकृति चांदनी अपनी छटा को बिखेरी हुई थी। वही मित्र समाज था, वही सभा मंडली थी, मनोरंजन के सामान भी वही थे। जहाँ हास्य विनोद के ध्वनि होनी थी वहाँ करुण क्रंदन की ध्वनि फूट रही थी, अश्रुओं की धारा बह रही थी। अर्थात सब विपरीत हो गया। जहाँ हंसी खुशी का माहौल था वहीं करुण और रुंदन का माहौल बन गया। तो बच्चों, आप लोग इस मंत्र के माध्यम से आपने इस गद्य की व्याख्या अब सुने हैं। अब अगले गद्य की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।